इसको तो पहले लिखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? एंड में वो नाइट वो भी नहीं हुआ। का। अच्छा, सब हम लोग, हाँ सब रखे रहना, डाउट में डिस्कस कर लेंगे, ट्राई करते रहो, मेरे पास सब कर लेंगे, ठीक है। सर वो दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग था क्योंकि समझा नहीं हुआ क्या एग्जैक्टली। उसमें ठीक है, रखे रहो, मैं तो सारा सिलेबस के पीछे पड़ा हुआ हूँ, थोड़ा मुझे कर लेता हूँ। कल आप थियरी कंटिन्यू करोगे ना? कल तुम लोग बोले तो डाउट ले लूंगा, तो थ्योरी कर लूंगा, जो भी थोड़ा डाउट ले लूंगा। अच्छा इधर देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है बेसिकली। ये सब जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ थे, ये सब एम्पिरिकल लॉज होते थे। याद है ये सब एम्पिरिकल का मतलब? सर आइडियल। एम्पिरिकल का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटली ये सब देखा जा रहा था कि प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। इसी को प्रूफ करने के लिए एक थियोरेटिकल मॉडल लाया गया, मॉडल जो इसको एक्सप्लेन किया। अलग बात है, इसको इसमें एक्सप्लेन किया था, वैसे याद है मैंने फिजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था, बट जब उस जमाने में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देख रहा था, तो वो लोग सिर्फ इंपेरिकल लॉस किए थे, एक्सपेरिमेंटली देखते थे, मालूम नहीं हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट जा रहा है। तो ये सब चीजों का जो एक्सप्लेनेशन है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया, ठीक है। सर तो आप सबसे एक बार पहले बता सकते हो एम्पिरिकल लॉ क्या मतलब है? एम्पिरिकल लॉ मतलब जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, एक्सपेरिमेंट करके, उसके अभी तक पता नहीं चलता है क्यों ऐसा हो रहा है। सर पर फिर भी मतलब ये ऑब्जर्वेशन। एक्यूरेट है ना? हाँ बोलो, हाँ हाँ। बाद फिर में ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आया जो इन सब लॉज को एक्सप्लेन किया, ठीक है। सर इनफैक्ट हाँ बोलो। सर ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है फिर भी गलत है। नहीं गलत क्यों है? काइनेटिक नहीं थ्योरी ऑफ सर, गैसेस काम। हमेशा करेक्ट नहीं होता है ना, आइडिया तो आइडियल गैस के लिए है। हाँ हाँ obviously, वो तो है। दिस इज एप्लीकेबल टू, हाँ ये लिख लो, दिस इज एप्लीकेबल टू आइडियल सर गैसेस। तो उन्होंने क्या सोच के बनाया ये? क्या? मतलब हर डिफरेंट गैस तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देगा, तो हाँ उन्होंने तो कैसे? नहीं नहीं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन तो सभी दे रहा था ना, कि गैस कोई भी हो, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है, ये तो सभी दे रहा था ना, ये तो सभी दे रहा था ना। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मॉडल बनाया। देखो इसका पोस्टुलेट, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, देखो, ऑल मॉलिक्यूल्स, all gases made up of considered to be spherical। तो जल्दी लिखना, ठीक है, ये इसका पहला पोस्टुलेट। all molecules are identical। हाँ बोलो। किसी का माइक चालू हो रहा है। बंद करो यार। सर आपने मॉड्यूल्स लिखे हैं? कौन सा? मॉलिक्यूल्स ओह सॉरी, ऑल मॉलिक्यूल्स। पता नहीं लिखते लिखते क्या हो जाता है, ठीक है ठीक है। दूसरा ये अज्यूम करता है पोस्टुलेट की रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये बेसिकली याद रखना है, इसके बारे में देखेंगे इसका कैसे यूज होता है, इज वेरी स्मॉल। सर दी फर्स्ट वर्ड इज ऑल। मतलब जितने गैसेस हैं सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सबके मॉलिक्यूल्स को क्या मान के चला गया है,
स्फेरिकल शेप। सर हाँ बोलो। ये रियल गैस के लिए वैलिड है? नहीं बोला ना, एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस। ठीक है। लिखा हुआ ना, अभी सब आइडियल ही चल रहा है। तीसरा पोस्टुलेट है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स is negligible in comparison to volume occupied by the volume of the container. तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल भी नेग्लिजिबली बोल सकते हैं ना? हाँ, मैं पॉइंट मास है, ये बात है कि पॉइंट ही मास है। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। क्या बोल रहा है? ये मान के चलता है कि पूरे गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे नहीं है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब गैस हैज कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी फैक्ट है ना? हाँ, एंड दे obey Newton's law of motion. जल्दी लिखो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। सडन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर 1 मिनट, पिछला पेज दिखा सकते हो? ठीक है, दूसरा molecules are in constant, ये तो था ही पहला, and their speeds vary from very low to very high, and molecules are moving in, बहुत ही मतलब इमेजिन करो बहुत chaotic motion है, अंदर में बहुत chaotic motion चल रहा है। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब मूव कर रहे हैं तो कोलाइड कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड till they collide with walls of the container or with another molecule. ठीक है, So, हाँ बोलो। in the fifth point, you wrote that molecules are moving in all possible directions. So, how is it possible to define a straight line path for them? क्यों ऐसे नहीं हो सकता? सब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, Obviously. कुछ भी सब स्ट्रेट लाइन ही तो है।
सर पर ऐसे रेडियली घूमे तो रेडियली नहीं घुमा रहा हूँ, मतलब अरे ऐसे देख ले इधर, रेडियली क्यों, यहाँ से कुछ बना ले, ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है ना बेसिकली। सब घूम रहा है, आपस में टकरा रहा है, घूम रहा है, हर इंस्टेंट, अभी लिखूंगा, हर इंस्टेंट टकराता है और उसका क्या होता है, उसका स्पीड फिर से क्या होता है, कम चेंज होता है। करता है। हाँ चेंज करता है, लेकिन हम लोग एक चीज मान के चलते हैं कि कोलिजन्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक। मतलब कंजर्व एनर्जी। हाँ इलास्टिक कोलिजन हुआ है तुम लोग का? नहीं थोड़ा बहुत, नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ है? सर, थोड़ा सा सर मतलब नहीं हुआ है। कि पता है थोड़ा ये उसके होएगा, So वही they have चैप्टर been पढ़ा given है an कॉलेज में। idea, some basic idea we have been given. ओके ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो टाइप के कोलिजन आगे करोगे, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। सर मतलब हिट करने से पहले और बाद में वेलोसिटी सेम रहती है? हाँ एनर्जी एनर्जी। हाँ सर, एनर्जी। उनका डायरेक्शन और काइनेटिक एनर्जीज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का चेंज होगा, बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। सर काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगा ना? क्यों? सर v स्क्वायर का मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वो ऐसे वेलोसिटी होगा ना, बदलेगा ना? ऐसे इनिशियली क्या था, एक का हाफ एम वी वन स्क्वायर, एक का हाफ एम यू टू स्क्वायर, एक का कितना होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। सर बट अगर इलास्टिक कोलिजन है तो u1 और v1 सेम हो जाएगा ना सर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। हाँ क्यों? सर मोमेंटम सेम रहेगा ना? मोमेंटम में भी तो कंजर्वेशन आएगा ना। Average kinetic energy of gas molecules हो जाए तो बोलना। सर 7th पॉइंट में आपने काइनेटिक 2 बार लिखा है। हो गया सर हो एक गया मिनट, सबको? एक Just a minute. पोस्टुलेट्स याद रखने हैं सारे। हाँ मतलब इस पे पोस्टुलेट पे तो उतना याद ही रखना है, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, बाकी तो ज्यादा कुछ, सब मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, कोई रेस्ट में नहीं है, सबका स्पीड हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है, मतलब हाईली केओटिक मोशन। जीरो केल्विन पे सर, जीरो हाँ, केल्विन पे कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा ना? देखो यार, जीरो केल्विन पर एक्चुअली वैसे देखा जाए तो उसमें भी एक 0 पॉइंट काइनेटिक एनर्जी होता है, तो उसमें अभी मत जाओ, वहां क्वांटम आ जाता है, लेकिन वहां पर Yeah, कुछ सीज हो एनर्जी, जाता है ना सर? सीज एक्चुअली में पूरा खत्म नहीं होता है, कुछ एनर्जी बचा रहता है। आंसर सीज हो जाएगा तो इट इज अकॉर्डिंग टू, इट इज नॉट
सीज होना मतलब समझ रहे हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है ना। हाँ सर। सीज होने का मतलब तुमको उसके एनर्जी के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, तुमको उसका इंफॉर्मेशन है। वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी में तुमको एकदम पूरा है, तो डेल्टा एक्स कहाँ होगा? इनफाइनाइट। तुमको डेल्टा मतलब उसका पोजीशन फिर इनफाइनाइट है, मतलब वो पूरा यूनिवर्स में कहीं भी है। अब ये तो है नहीं, तो एक तरीके से डोंट गो इनटू दैट। उतना टेम्परेचर अचीवेबल वैसे तो है ही नहीं। अच्छा हाँ, इसीलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। लोग, बहुत लोग अलग अलग व्यूज हैं, बट एक बहुत ही बेफेमस फिजिस्ट था, वो बोला था नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। खैर वो आएगा भी नहीं, वो क्वांटम मैकेनिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है उसको। जहां उसको नमस्कार सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है ना। ना ना ना, उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, आगे बढ़ो। सर कितने पॉसिबल लेफ्ट है? बस लास्ट। सर स्टेडी स्टेट मतलब बता रहा हूँ। अच्छा, स्टेडी स्टेट का मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विथ टाइम। अच्छा, और इसका समझे डिस्ट्रीब्यूशन समझे, मतलब बहुत सारे, ध्यान से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ इनका कंपोनेंट, किसी मॉलिक्यूल का क्या लिख सकता हूं मैं? कंपोनेंट लिख सकता हूं मैं इसका UXI प्लस क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना। फिर लास्ट पॉइंट बोलता है कि क्या ऐसा इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं मान सकता हूं कि जितने मॉलिक्यूल्स का UX कंपोनेंट होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनका UY होगा, उतने ही होंगे जो UZ होगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है स्पेस में प्रिफर्ड नहीं है। ये समझा क्या बोला? सर और एक बार समझा सकते हो? हाँ, ये बोल रहा हूं, मतलब इतने इन्फिनाइट रैंडम मोशन और कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मतलब मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे समझो कि कोई भी पर्टिकुलर एक्स कंपोनेंट में अगर कोई घूम रहा है तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल वाई कंपोनेंट में भी उसी मैग्नीट्यूड से घूमने वाला होगा, कोई ना कोई जेड में भी घूमने वाला होगा। वाई? बिकॉज हम लोग के पास जो सैंपल सेट है, सैंपल सेट मतलब मॉलिक्यूल्स का जो पूरा ये है, ये इन्फिनाइट की तरफ है, मतलब बहुत ज्यादा, इन्फिनाइट नहीं बोलेंगे बट एट वेरी लार्ज नंबर। 1 मोल में ही 6.022 10^23 होते हैं, 1 मोल में ही। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है, कि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेस में प्रिफर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि सब मॉलिक्यूल्स का एक्सी कंपोनेंट ज्यादा है, वाई में कोई नहीं है। जनरली सबका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है, तो जितना एक्स में होगा उतना ही वाई में, उतना जेड में। ये समझा? हाँ सर। तो सारे कंपोनेंट्स मतलब मैग्नीट्यूड सेम है ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब ऐसे बोलो कि कोई मॉलिक्यूल इसका एक्स कंपोनेंट है 1 मीटर पर सेकेंड, मैं पूछूंगा क्या प्रोबेबिलिटी है क्या किसी का 1 मीटर पर सेकेंड वाई डायरेक्शन में, तो यस होगा ही कोई ना कोई। अगर एक्स में है 1 तो वाई में भी कोई ना कोई 1 होगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर रैंडम मोशन है ना, तो कोई भी चीज बेसिकली एक कंटिन्यूअस फंक्शन, डिस्क्रीट तो नहीं। इसका मतलब है कि जो तीनों का मैग्नीट्यूड है तो उसका जो अरेंजमेंट है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में फ्लिप भी कर सकते हैं और वैसे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, यस, अच्छा, फ्लिप भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम भी रह सकता है। हाँ, सेम भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक तरीके से कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस समझते हो ना, डिस्क्रीट नहीं। इतने तुम्हारे पास सैंपल सेट है कि तुम हर एक पॉसिबिलिटी इमेजिन कर चुके हो,
हर एक पॉसिबिलिटी। तुम कोई अगर पर्टिकुलर एक्स में है तो कोई वाई में भी है, कोई जेड में भी है, और कोई अगर एक्स में, ऐसा नहीं कि सबके सब एक्स कंपोनेंट को प्रिफर कर रहा है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल का एक्स कंपोनेंट ही ज्यादा है, वाई नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना वाई है उतना ही एक्स है, उतना ही जेड है। अरे डिमेंशंस तो 3 ही है ना, डिमेंशंस तो 3 ही है, तो सब तीनों में घूम रहे हैं। खैर इस पे आगे भी जाएंगे। ये नोट किया सब लोग? यस सर। चलो आगे बढ़ो। यस। हाँ अच्छा अभी दे दो। सर इन प्रीवियस बुक में डन सर कैशियर स्टेट में और कितने लेक्चर लगेंगे? लगेगा अभी, फर्स्ट वीक तक खत्म करने का कोशिश करूंगा। देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अब देखो ये क्या हुआ, इतने सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलते हैं? हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड हर इंस्टेंट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर। अच्छा ये क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर, कोई तुमसे पूछेगा, साइंटिस्ट लोग के पास एक क्वेश्चन आया कि एक सैंपल सेट है आपके पास, आप मुझे बताइए इसमें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्पीड कितना होगा। क्या बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन ही लॉजिकल है, एक तो कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। व्हाई? बिकॉज हर इंस्टेंट वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? स्पीड चेंज कर रहा है। हाँ कोलाइड कर रहा है, वो हर इंस्टेंट वो कोलाइड कर रहा है। तो ये काइनेटिक थ्योरी के अंडर ही आता है। हाँ काइनेटिक थ्योरी से, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट से ही बात किया ना। हम लोग ये मान के चल रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में है, सब टकरा रहे हैं। तो अब यहां से आता है, मैक्सवेल ने बहुत बात बोला कि अगर ऐसा है तो एक मॉलिक्यूल कोलाइडिंग एंड विथ आल्सो वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो एक तो नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ भी कर लो, इस चीज को एक्सप्लेन निकालना ये तो नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है? एंड ऑल्सो विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो मैक्सवेल ने एक बात बोला, लेकिन हम लोग एक चीज कर सकते हैं, दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, बट उसने एक पोस्टुलेट बोला, उसने बोला हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल स्पीड्स भले ही चेंज कर रहा होगा, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed between u and u plus du remains constant. ये समझा क्या बोला? नाइन्थ पोस्टुलेट के वो बेसिस बोला कि इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल को तो छोड़ो, लेकिन कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका की स्पीड u और u प्लस du के बीच में है, इसको निकाला जा सकता है। समझा क्या बोला? मैक्स, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वेलोसिटी, कि जितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका की स्पीड किसके बीच में है, u एंड u प्लस du, ये कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज रैंडम हो रहा होगा, मतलब मान लो 1 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 10 मॉलिक्यूल्स है, उस स्पीड से चल रहे हैं। उन सबका स्पीड हो सकता है चेंज कर गया हो, लेकिन उनका जगह फिर से भर गया होगा। कौन भर दिया? वापस कुछ ना कुछ करके फिर से 10 आ गए।
ये उसका पोस्टुलेट था मैक्सवेल का, और इसको लेकर के मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया, इसी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सर इसे क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को? वही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो ना? कितना रेंज है, रेंज कितने पर्टिकुलर दो u एंड u प्लस du के बीच में कितने ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। Sir, what is n? मैं बता रहा हूं। व्हाट इज n? n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। तुम पूछ सकते हो सर ये कहां से आया है, तो ये बहुत रिगरस मैथमेटिक्स है। आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि समझाना भी मुश्किल है और उतना हाई मैथमेटिक्स आप लोग का हुआ ही नहीं है, ना सिलेबस में है। क्लियर है? हाँ, तो उसने एक मान करके क्या क्या इसका मतलब है देखते हैं। सर m क्या है? हाँ लिखो पे, लिखने दो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा। T क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस। अच्छा, dn क्या है? देखो dn का मतलब फ्रैक्शन ऑफ नंबर नहीं, dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अभी आएगा फ्रैक्शन आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग with a speed between u and u plus d। देखो फिर से कहानी सुनाता हूँ। तो याद रखना है? नहीं फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इसमें जो जो चीजें बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल का तो हटा दो क्वेश्चन, बोला कि वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई साइंटिफिक मॉडल एक पर्टिकुलर को तो ट्रेस कर ही नहीं सकता, हर इंस्टेंट वो क्या कर रहा है तो उसको तो नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इतने सारे ट्रिलियंस मिलियंस मॉलिक्यूल जो भी हैं, हम लोग का सैंपल सेट लार्ज है, तो मैक्सवेल ने बात बोला इंडिविजुअल स्पीड्स भले ही चेंज कर रहा हूं, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो u और u प्लस du के बीच में लाइक कर रहे हैं, ये हमेशा कांस्टेंट है, इसको निकाला जा सकता है। तो उसने ये एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया, ये जो इक्वेशन लिखा है। क्लियर है? जहां पर du क्या है? du इज द इंटरवल रेंज, du इज द स्पीड इंटरवल। u क्या है? जो आपके पूछा जा रहा है, जो आप चाहते हो। आपसे कोई पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having speed in the range of 100 to 100.2 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना डालोगे? 100। du कितना डालोगे? 0.2। मान लो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो n डाल दोगे n नॉट। मान लो CH4 गैस है, मीथेन, तो मॉलिक्यूलर मास डाल दोगे एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो RT डाल दोगे 300 केल्विन। अलग बात है, इस पे न्यूमेरिकल वैसे आएगा नहीं, लेकिन इस पे एप्लीकेशंस करना है हम लोग को। पहले बोलो इतना, इसमें कोई डाउट? मतलब ये खाली थियरी के लिए है। हाँ बोलो। आर बार बार क्यों पूछता? आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना, क्यों चेंज करेंगे? आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मालूम है ना कितना? आर 8.314 है साइंस में। ये हम लोग खाली मतलब थियरी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ थियरी के लिए, अब इसका न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा नॉर्मली। सर हाँ बोलो सर ये -mu/2 RT का होल स्क्वायर है? नहीं, mu स्क्वायर लिखा हो ना, mu स्क्वायर e to the power of -mu square by 2RT into u square du। आगे बढ़ूं? सर ये फॉर्मूला याद नहीं रख ना, फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है, सर इसका एप्लीकेशन याद है। हाँ बोलो। ये लॉ Sorry.
समझाओगे फिर से एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मतलब किसमें डाउट है बताओ, किसमें डाउट है? सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर आप फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मैं ये बोल रहा हूं, इंडिविजुअल काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हर एक स्पीड, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रेस करना कि उसका स्पीड क्या होगा, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो हर इंस्टेंट चेंज कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, वो तो नहीं निकाला जा सकता। वो जो निकाल लिया, इट इज नॉट पॉसिबल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रेस करना। लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि एक काम किया जा सकता है, हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड u एंड u प्लस डी के बीच में घूम, क्योंकि उसका ये मानना है, पोस्टुलेट है कि इंडिविजुअल स्पीड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनका स्पीड u और u प्लस डी के बीच में है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसको निकाला जा सकता है और इसको उसने इस फॉर्मूले से दिया। अब बोलो इसमें क्या डाउट? सर तो सारे मॉलिक्यूल्स u और du में रहेंगे या दूसरे स्पीड्स भी रह सकते हैं ना मॉलिक्यूल? दूसरे भी रह सकते हैं, तुमको जो u डालना है डालो इस इक्वेशन में। तुमको किस में मन है, तुम देखो तुमको क्या चाहिए, u 2 and 3 के बीच में चाहिए तो डालो इक्वेशन में 2 और 3 के बीच में। तुमको क्या 3 and 5 के बीच में चाहिए तो डालो इस इक्वेशन में, u डालो 3, du अपना इंटरवल डाल दो 2 और डालो, मिल जाएगा तुमको मॉलिक्यूल्स। समझा? हाँ तुमको तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? तुम्हारा क्वेश्चन होगा व्हाट सर, मुझे निकाल बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड 200 एंड 200.1 मीटर पर सेकंड के बीच में। ठीक है यार, डालो इस इक्वेशन में, du का वैल्यू 0.1, u का वैल्यू 200, डालो, निकल जाएगा तुमको। सर तो क्वेश्चंस पर थियोरेटिकल आते हैं। हाँ, क्वेश्चंस कैसे आएंगे करा रहा हूँ, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इधर एक टर्म डिनोट कर रहा हूं के सुने हो, k इज इक्वल टू एक टर्म आता है आगे r बाई एन है, ये हाँ k को क्या बोलते हैं सर? हाँ ये बोलो। theory है वो, आप मतलब वो कॉलिजन के बाद बोल रहे हो ना, कि कॉलिजन के अगर लाइक जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और उसके बाद जब स्पीड चेंज होता है, बट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद अ स्पेसिफिक स्पीड रिमेन द सेम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन इंटरवल रिमेन द सेम। ठीक है, इन द स्पेसिफिक स्पीड भी बोल सकते हो, लेकिन इन अ गिवन इंटरवल ज्यादा बेटर टर्म। मतलब अगर 1 से 2 के बीच में किस पहले थे 10 मॉलिक्यूल, तो बाद में भी कोलिजन के समय हमेशा 1 से 2 के बीच में कितने हैं? 10 ही हैं, 10 ही हैं। ये अलग बात है वो 10 पहले वाले नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे, लेकिन 10 के 10 ही हैं। अगर 2 से 3 मीटर पर सेकंड से चलने वाले 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे मान लो 50 मॉलिक्यूल, तो बाद में सब कोलाइड कर रहे हैं, बट 2 से 3 इस इंटरवल में अभी भी 50 है। सर तो ये अगर बहुत छोटा स्पीड लिया du तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक वन कांस्टेंट स्पीड में ही, मतलब एक स्पेसिफिक स्पीड पे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ वेरी गुड। अगर तुम du बहुत छोटा कर दिया, तुम क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड 1 एंड 1.00001 मीटर पर सेकंड है, मान लो तुमने ये बोल दिया, तो तुमने एक तरीके से यही बोल दिया कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं अप्रोक्स। यस सर, यही बोल दिया। और कोलिजन के बाद चेंज होता रहेगा। हाँ लेकिन हाँ वो चेंज होता रहेगा, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड से चल रहे होंगे वो सेम ही रहेंगे। हाँ ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? आर के वैल्यू 8.314 डालो, बाई एन डाल दो। खैर वो अभी देखता हूँ। हाँ, let m be mass of one molecule in the container. सर हाँ बोलो। सर Na तो वो एवोगाड्रोस कांस्टेंट है ना? हाँ हाँ अच्छा, अगर m एक मॉलिक्यूल का मास है, Na मॉलिक्यूल्स का मास कैसे लिख सकता हूँ? Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा बताओ? सर m इन ग्राम्स। m ग्राम। m होगा। m मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? सॉरी, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बताओ? और ये वैल्यू किसके बराबर होगा? m। अरे लिख सकता हूं ना,
Yes, sir. कुछ कुछ बोलते भी रहना बीच में, लगता है कि जिंदा हो। Yes, sir. कुछ लोग तो बोलते ही हैं, कुछ लोगों का तो आवाज सुना ही नहीं आज तक। कभी ऑफलाइन खुलेगा तो देखूंगा कौन शांत वाले बच्चे हैं, कभी मौका मिला तो। अच्छा इधर देखो, इसमें ये ओरिजिनल इक्वेशन था, इसको मैं ऊपर से Na से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ध्यान देना। तो कर सकता हूं इधर भी Na से ऊपर नीचे। हाँ सर। तो इसी इक्वेशन को कभी कभी आप किताबों में ऐसे भी देखोगे, 4πn। अच्छा m बाई Na को क्या लिख सकता हूं, m बाई Na को m, और r बाई Na को क्या लिख सकता हूं, r बाई Na a 2π kt लिख सकता हूं। चेक करो तो ठीक है। Yes, sir. एक सर आप म्यूट पे हो। हाँ, e पावर माइनस m, रुको m, इसको कह सकता हूं m u स्क्वायर बाई 2kt। सर mu स्क्वायर बाय 2 तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। हाँ वो आगे देखेंगे ना क्या होता है। देखो तो ठीक है। हाँ क्लियर है सबको। तो कभी कभी आप ये भी क्वेश्चन, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सर हाँ बोलो। आपने dn में m इंटू Na किया, वहां पे डिवाइड करना चाहिए ना इसमें ठीक तो क्या हो, कहाँ कोई गलत किया हो बता। सर, जहाँ 3/2 के पावर है m बाय Na m होता है ना, और r बाय Na k होगा ना। हाँ तो m बाई Na को क्या, सर आपने मल्टीप्लाई किया इसलिए कंफ्यूज हो। m बाई Na को m लिख दिया ना। समझा सर। सही से देख, और r बाई Na को नीचे k लिख दिया, समझा। हाँ सर। चलो हो जाए तो बोलना। हो गया सर। 1 मिनट सर। इक्वेशन तो याद रखते हैं ना। ना याद नहीं करना है, चिंता मत करो। सर। चलो हो गया, चलो इधर देखो। अच्छा अब एक चीज देखो, अब ये देखो एक चीज, जैसा अभी आया था और बहुत अच्छा थिंकिंग था। मान लो अगर मैं इस पूरे डायरेक्ट स्पीड में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सवेल ने बोला स्पीड कहां से कहां तक रेंज कर सकता है, 0 टू इन्फिनिट। ऑब्वियस बात है, कोई 0 से इन्फिनिटी में कोई भी स्पीड में घूम रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अच्छा अब इधर ध्यान दो, अगर मैं 0 से इन्फिनिटी वाले नंबर लाइन को, मतलब ये जस्ट समझना की बात है, 0 से इन्फिनिटी लाइन में चलते जा रहा है, हर पर्टिकुलर मान लो एक स्पीड है नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे हर एक स्पीड है, मतलब कंटिन्यूअस समझो, मतलब 1.01 वाले भी होंगे, 1.00001 वाले भी कुछ होंगे, समझ रहा है, 1.2 भी होगा, 1.23 भी होगा, डिफरेंट, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, नॉट डिस्क्रीट। तो अगर इफ आई चूज
du is chosen very small. जैसा कि भी आया था, मान लो du इंटरवल जो आपने चूज किया है वो है 0.00001, तो एक तरीके से पूरा इंटरवल मान लो कवर अप हो गया, तुमने इस पूरे इंटरवल को du छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। कर सकते हो कि नहीं? यस सर। और अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, सर स्पीड कैन रेंज फ्रॉम 10 to infinity का रीजन क्या है? 10 नहीं है रे, 0 है। ओके सर। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ आएगा। यहां पर u, वापस समझा सकते हो? मान लो तुम अगर du बहुत ही, तुम 0 से इंफिनिटी के रेंज में तुम du बहुत ही स्मॉल इंटरवल चुन लो, वैसे कुछ भी चुन सकते थे, बट बहुत अच्छा ग्राफ बनाना अगर हो तो du को बहुत स्मॉल इंटरवल चुन लो। समझो 0 से इंफिनिटी के बीच में तुम हर एक स्पीड इंटरवल को 0.00001 में बांट दिए, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव, इधर देखो, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 एंड 0.00001? मान लो कुछ 0 आया। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0.0001 एंड 0.0002? कुछ ऐसे वैल्यू आया। तो धीरे धीरे अगर बनाते जाओगे ग्राफ तो कुछ ऐसा ट्रेंड आएगा। ये वाई एक्सिस दिख रहा है, प्लॉट कर रहा हूं, और फिर ये एक पॉइंट के बाद नीचे चला जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का वैल्यू क्या था? बता रहा हूं। अच्छा अब इधर ध्यान दो। हाँ रुको, हाँ बोलो। सर वाई एक्सिस पे आपने 1/n इंटू dn वाला पार्ट समझा, लेकिन आपने du को इनवर्सली क्यों लिया, मतलब डिनोमिनेटर में? du मेरा इंटरवल है, वो तो कांस्टेंट हो सकता है, du में कोई भी इंटरवल ले लिया। du में कोई इंटरवल, मैं बोला था du को इंटरवल चुन लो ना 0.00001, ओके सर। है ना, तो अपना इंटरवल चुन दो, जितना अच्छा इंटरवल। अब ऐसा मत चुना फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 2 and 100। यार तो ठीक है, ग्राफ तो उसका भी बनेगा, लेकिन फिर वो ऐसा पर्टिकुलर कंटिन्यूअस फंक्शन वाला एकदम अच्छा ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ अगर देखना हो तो एक अच्छा ये ग्राफ बनेगा 1/n du dn by, व्हाट डज dn by n से टेल यू? dn by n क्या बताता है, बताओ? फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u and u plus du। ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दो, इस ग्राफ के बारे में अगर कुछ बातें करें तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका देखूं, इसका ये 1/n dn by du है क्या? बेसिकली क्या फंक्शन था बताओ? 4πn मल्टीप्लाइड बाय क्या है बताओ? m डिवाइड बाई 2 m by 2 rt to the power of 3/2 into यहाँ पर क्या था? e to the power minus minus mu square by 2r into u square। अच्छा इधर ध्यान देना, ये ग्राफ में क्या है इसमें सर बेसिकली 4πn हाँ, नहीं आएगा, n नहीं आएगा ना सर? 4πn में n नहीं आएगा सर। सर n उधर लेकर हाँ देखो इस ग्राफ में बेसिकली अगर ग्राफ देखोगे ना, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैथमेटिकल फंक्शंस, एक यू स्क्वायर और एक ये। अच्छा यू स्क्वायर क्या करना चाहेगा बताओ? यू स्क्वायर क्या करना चाहेगा? इंक्रीज द फंक्शन। इंक्रीज द फंक्शन। और ये क्या करना चाहेगा? e पावर माइनस mu स्क्वायर क्या करना चाहेगा? डिक्रीज द फंक्शन। डिक्रीज द फंक्शन। तो एक ऐसा समय आएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट अटेन होगा मैक्सिमा वाला, ये समझा? एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा ना जब मैक्सिमम रीच करेगा। अब एक चीज ध्यान दो,
इन वेरी लो स्पीड रीजन, ध्यान देना, ग्रीन से दिखा रहा हूं, बहुत लो स्पीड रीजन में ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. e to power माइनस mu स्क्वायर वाला पार्ट ये किसको टेंड करेगा बताओ? 1 होगा कि नहीं? अरे ठीक है। हाँ तो सर। इसका मतलब ये पूरा जो फंक्शन है, अगर मैं इस e पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT वाले पार्ट को एक तरीके से हाइड कर दूं, तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन, ये मेरा y एक्सिस, ये पूरा का पूरा लो स्पीड रीजन में ग्राफ कौन गाइड कर रहा है? ग्राफ इज गाइडेड बाय u स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? 1/n dn/du कौन से एक्सिस में? y। और u कौन से एक्सिस में? x। तो इसका जो कुछ हद तक ये जो इनिशियल पार्ट है, जो अभी मैं ब्लू येलो से दिखाऊंगा, कुछ हद तक ये पार्ट कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा कि नहीं? और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ना, पैराबोलिक। यस सर। समझा? सर अच्छा हाँ बोलो। सर अभी भी मैं ये नहीं समझा, मतलब वेरी लो स्पीड रेंजेस में आपने जो लिखा है e माइनस u स्क्वायर 1 कैसे हो जाएगा? अरे यार तुम लोग कैसा सवाल बार बार पूछता है। अरे यार e पावर माइनस लिमिट u टेंड्स टू 0 कैसे लिखेंगे? -0 स्क्वायर लिखेंगे ना। यस सर। तो फिर जो बाजू में जो u स्क्वायर है वो भी फिर, हाँ तो इसका मतलब वो तो 1 हो गया ना। अरे वो तो 1 ही हो गया ना, ये तो 1 नहीं हुआ ना। यस 0 नहीं बोल रहा हूँ, वो 1 हो गया। 1 का मतलब एक्सप्रेशन क्या बन गया? e पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT तो हाइड हो गया, वो 1 हो गया। तो बेसिकली पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0 नहीं बोल रहा हूँ कि 0 हो गया, कुछ तो वैल्यूज आएगा। मैंने e पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT को 0 कहाँ बोला? मैंने क्या बोला? वो वैल्यू किसमें चेंज हो गया? e पावर माइनस 0 1 में। तो पूरा एक्सप्रेशन एक तरीके से किस पे बन गया? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u स्क्वायर, ऐसा ही ग्राफ बन गया ना। यस सर। तो कुछ हद तक स्मॉल रीजन्स में ये ग्राफ क्या दिखाई पड़ेगा? पैराबोलिक। हाँ सर। समझा? अच्छा, एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ, एट वेरी हाई स्पीड वैल्यूज, एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? 0 होगा, कितना हो जाएगा? वेरी हाई स्पीड में Tending to इंफिनिटी 0. होगा ना। हाँ, e पावर माइनस u स्क्वायर जो होगा दैट विल टेंड टू 0, जो दिख रहा है। तो देखो इसमें है क्या ग्राफ। अब तुम लोग उतना मैथमेटिक्स अगर अभी नहीं जान रहा है, तो इतना जो लाइन बोलना चाह रहा हूं, बहुत ही छोटे स्पीड रीजन में ये कौन ग्राफ को डोमिनेट करेगा बताओ? छोटे स्पीड में कौन ग्राफ को डोमिनेट करेगा? स्क्वायर। u स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ, अरे आगे तो बढ़ोगे ना, u तो बढ़ाते जाओगे, तो e पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT हमेशा तो 1 नहीं रहेगा, कभी तो रेंज में आओगे 1 2 u का वैल्यूज, तो e पावर माइनस m1 आएगा, फिर e पावर माइनस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर e पावर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 9। तो धीरे धीरे ये e पावर माइनस mu स्क्वायर का भी डोमिनेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। नहीं, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल डोमिनेंस का Exponential ये क्या dominant. करेगा? एक्सपोनेंशियल डोमिनेंस तो बढ़, एक्सपोनेंशियल मतलब इसका जो ग्राफ को, इसका नेचर क्या है? ग्राफ के फंक्शन को क्या करना? खींच नीचे लाना कि ऊपर ले आना? ऊपर ले। अरे यार e पावर माइनस mu स्क्वायर का माइनस है ना, डिक्रीज करना ना, एक्सपोनेंशियल डिके है ना। और u वेरी स्क्वायर का हाई क्या स्पीड के मतलब लिए है? ना, हाँ, और u स्क्वायर के लिए क्या है? वो ग्राफ को आगे इंक्रीज बढ़ाना। करना। तो एक ऐसा अपोजिंग फैक्टर्स है ना, एक ऐसा समय आएगा ना जब ये e पावर माइनस mu स्क्वायर बाय 2RT भी डोमिनेंस करेगा और वो खींच करके ग्राफ को नीचे ले आएगा, कभी तो आएगा वो पॉइंट। लेकिन उससे पहले क्या रीच करेगा? उससे मैक्सिमम पहले क्या रीच करेगा? मैक्सिमा रीच करेगा। हाँ सर।
कभी आएगा पता नहीं, वही मैक्सिमा आ रहा है, कभी ना कभी तो मैक्सिमा आएगा। हाँ सर। सर डी बाई डी यू करके निकाल सकते हैं। हाँ रुको ना, बता रहा हूँ। ये क्लियर है? एट वेरी हाई स्पीड्स क्या लिखूंगा? एट वेरी हाई स्पीड्स कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? एक्सपोनेंशियल पार्ट डोमिनेट्स। ये दिख रहा है, लैटर हाफ ऑफ द कर्व दिख रहा है, लैटर हाफ ऑफ द कर्व कैसा दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल डिके दिख रहा है कि नहीं? ये जो पार्ट है येलो वाला पार्ट, ये कैसा दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल डिके नहीं दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यस सर। हाँ सर। और ये पार्ट कैसा दिख रहा है जो पहले स्टार्टिंग में बनाया हूं? ये येलो वाला पार्ट जो अभी दिखा रहा हूं, ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा पैराबोलिक, पैराबोला ऐसा ही तो होता है ना। अच्छा अब इधर देखो, अगर मेरा डी इंटरवल बहुत छोटा है तो ये मुझे क्या देगा बताओ? ये पर्टिकुलर रेड पॉइंट क्या देगा? देखो ये पर्टिकुलर रेड पॉइंट देगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पर्टिकुलर जो भी ये पॉइंट है, मतलब किसी भी सैंपल में, ध्यान से सुनना, एक टेम्परेचर में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस स्पीड से चल रहे हैं मैक्सिमम है कि नहीं? हाँ सर। मान लो मैंने अपना डी इंटरवल 0.00001 लिया, तो एक्चुअली में इसका y कोऑर्डिनेट क्या देगा? 1/n dn by डी क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर dn by n का वैल्यू मैक्सिमम, du तो कांस्टेंट इंटरवल ले लिए हो तुम, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? dn by n मैक्सिमम। हाँ मतलब n भी कांस्टेंट है, du भी मेरा कांस्टेंट है, du मेरा बहुत स्मॉल इंटरवल है मान लो, तो इसका मतलब ये पॉइंट मुझे क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पोजेसिंग दिस पर्टिकुलर स्पीड, जिसको मैं लिख रहा हूं, और इसी को बोला जाता है यूएमपीएस। यूएमपीएस का मतलब मोस्ट स्पीड, प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब किसी भी कंटेनर में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे होंगे? यूएमपीएस। यूएमपीएस, this is the speed possessed by maximum number of molecules. ये पहले क्लियर है सबको? हाँ सर। सर उसकी वैल्यू √2r2e/m आती है। हाँ, फिर तो इतना लिखो। स्पीड पोजेस, क्या इधर लिख रहा हूं? स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हो जाए तो बोलना। डन सर। सर एक मिनट से नोट करना। ये समझ में आया सबको? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका, ये एप्लीकेशन है ना? हाँ, इसे एक एप्लीकेशन है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकलता है, और भी चीजें निकलती हैं। और सर इससे बेसिस पे जो फॉर्मूला जो सब आएंगे उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल जाएंगे। हाँ, उस पे न्यूमेरिकल जाएंगे। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहला पॉइंट समझ में आया क्या है? ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से? यू स्क्वायर और e पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT। इनिशियली ग्राफ कैसा रहेगा? पैराबोलिक, लेकिन ये e पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2RT भी इसका जो काम है वो कम करेगा, लेकिन धीरे धीरे अब स्पीड हायर रेंज पे जाएगा तो फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जरूर क्या रीच करेगा? एक मैक्सिमा। मैक्सिमा तो यूज करेगा। आंसर नोट कर हो गया सर? एक मिनट। नहीं सर। ठीक। डन सर। हो गया।
अच्छा आप सब लोग ग्राफ अपने पास, हाँ, इधर रखो। इसको अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा हर थियरी वाइज लिखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। सर एक ही मिनट। जल्दी करो जल्दी करो। सर ये आपने यू वेक्टर तो नहीं लिखा ना ग्राफ में? ना स्पीड, स्पीड वेक्टर नहीं, स्पीड की बात कर रहे हैं। अब जो जो पॉइंट बोल रहा हूं देखना, तो ग्राफ से हम लोग को इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको समझते हैं। जो मैक्सवेल ने बोला वो उसको समझते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोल। अच्छा देखो, तो ग्राफ में ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राफ को ध्यान से देखना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ईदर वेरी हाई स्पीड और वेरी लो स्पीड इज वेरी स्मॉल। ये पहला लाइन समझ में आया? ग्राफ को Yes, ध्यान से sir. देखो, ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ग्राफ अगर ऐसा है तो इस रेंज में भी देखो बहुत कम फ्रैक्शन है ये लो स्पीड वाले, और हाई वाले भी जब ये जीरो जाएगा तो इधर भी क्या होगा, बहुत ही कम। मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल ये भी कम है, देख लो ये भी कम है, ये भी एरिया कम है। सबको समझ में आया? यस सर। मतलब मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स किसमें घूमेंगे, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड किसके बराबर है, मोस्ट प्रोबेबल। Most probable speed. देखो ये जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन है। तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में ये लॉ लगा सकते हो, कोई भी। तुम ये सोचो कि मान लो कंट्री में कितने ज्यादा बहुत ही एकदम इन्फिनाइट अमीर वाले लोग हैं, वो भी आपको कम दिखेंगे, और दोनों लैडर के दूसरे एंड पर एकदम गरीब वाले, वो भी कम। मैक्सिमम एक बीच में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तुम आप लोग एग्जाम दोगे, आप लोग से पूछेगा जब मीन निकालता है आईटी का मार्क्स, तो एकदम टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 वाले, उसमें भी देखोगे बहुत कम। 360 का पेपर अगर होगा तो 350 वाला 1 होगा रैंक 1, 340 वाला 2 होगा, 330 वाला और 10 होगा। उधर जीरो वाले भी बहुत कम होंगे, ऐसे भी जो एकदम पढ़ाई नहीं किए वो भी होंगे, बहुत कम होंगे। मैक्सिमम कहाँ रहेंगे, बीच में। तुम किसी में लगा लो, ये तुमको हमेशा दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझा क्या बोला? Yes, sir. ये दुनिया का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं भी तुम किसी भी जगह पर ये काम करो, तुमको दिखेगा मैक्सिमम दोनों एक्सट्रीम्स कम मिलते हैं। कहीं भी बच्चे भी, जीनियस वाले भी कम मिलेंगे, एकदम बहुत कम, और एकदम जिनको एकदम दिमागी भगवान नहीं दिया वो भी बहुत कम है, वैसे भी नहीं है। मैक्सिमम बच्चे बीच वाले में रहता है, एवरेज वाले, पढ़ाई करने वाले, हर में लगा लो। तो बेसिकली वही ये बोलना चाह रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी टेम्परेचर कम कर दो, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई रहेगा, और जितना भी टेम्परेचर हाई कर दो, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम रहेगा। ये तो है, अलग बात है वो कम है, लेकिन ये तो रहेगा। सब लोगों को समझ में आया इतना पॉइंट? Yes. तीसरा पॉइंट, अच्छा ये जो 1/n dn/du का जो ग्राफ है, टोटल एरिया, व्हाट विल दिस गिव? सर बता सेकंड सकता है? पॉइंट में आपने नियर टू के बाद क्या लिखा? नियर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सर एरिया अंडर ग्राफ 1 है क्या? बताओ क्या देगा टोटल इंडिया द ग्राफ? टोटल इंडिया द ग्राफ इज यूनिटी। ये प्रूव कर सकते हो? सर dn/n है ना, तो सब फ्रैक्शंस मिला के तो 1 ही बनेगा। हाँ 1 हो जाएगा, वेरी गुड। मान लो मैं कोई एक पॉइंट लूं और यहां पर एक स्मॉल इंटरवल du उठाऊं, सबको समझ में आ रहा है? तो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते थे? इंटीग्रेशन करके ना।
अगर इसी को मैं फैलाऊं पूरा 1/n dn/du into du, यही है एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप कितना होगा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से इन्फिनिटी, क्या दे देगा? du तो कैंसिल, dn/n क्या देगा? 1। अरे समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। मतलब टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द area of the graph between two speeds? सर बोलो। डिवाइडेड बाय 0 1 होता है। अरे dn का ये आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन 1 ही आ जाएगा ना। हाँ सर, पर वो ln नहीं है रे, n1/n n1 में तुम लोग तो ये इंटीग्रेशन dn तो क्या है, n तो कांस्टेंट है ना, dx/x दिख रहा है तेरे को। अरे n तो कांस्टेंट है सर। हाँ सर, सही से कर यार तुम लोग। अच्छा इधर देखो, एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन टू स्पीड्स क्या देगा, बताइए क्या देगा, ये क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन टू स्पीड्स, मान लो v1 एंड v2 है। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर आपने 4th पॉइंट में आगे क्या बोला, v1 एंड v2 के बाद? भाई यही लिख दिया, एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन टू स्पीड्स, बिटवीन टू स्पीड इंटरवल्स। मान लो तुम्हारे पास कोई बोलेगा कि ग्राफ में ये क्या बताता है, मान लो कि बोलेगा सर ये क्या बता रहा है, व्हाट डज, ये du नहीं है, बहुत बड़ा इंटरवल है u1 एंड u2, ये क्या बता रहा है? तो ये क्या देगा, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका स्पीड किसके बीच में लाई कर रहा है, u1 से u2। u1 क्या क्लियर है? यस सर। सर बस एक सेकंड। और यही जब 0 से इन्फिनिटी कर देंगे इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस बात है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, आंसर क्या होगा? 1 ही होगा ना। हाँ सर। सर हाँ सर, ये 3rd पॉइंट में आपने यूनिटी के नीचे v1 एंड v2 भी लिखा है? नहीं un इसके नीचे लिखा है, टू स्पीड्स इसके ऊपर लिखा है, टू स्पीड्स u1 एंड u2। सर जो मैक्सिमम हाँ का बोलो। पीक है वो 1 से कम होता है ना हमेशा? मैक्सिमम का पीक, हाँ टू फ्रैक्शन बोल रहे हो ना, 1/n dn/du। सर इसीलिए एरिया यूनिटी होती है ना। हाँ हाँ, आगे बढ़ूं पहले? सर इट्स डन। यस सर डन। यस सर डन। ठीक है, सर एक मिनट पीछे आ मेरे काम। जल्दी लो, खत्म करना है मुझे आज, नहीं तो एक और क्लास चला जाएगा। सर आज आप एक्सटेंड कर रहे हो? देखो ना, खत्म करना है मुझे तो एक्सटेंड कर दूंगा।
अच्छा फिफ्थ देखो, ये हम लोग कर लिए कर्व एट एनी टेम्परेचर इज पैराबोलिक नियर द ओरिजिन, ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट। रीजन, सिंस द फैक्टर, कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है यहाँ पर? यू यू स्क्वायर स्क्वायर वाला फैक्टर डाउन। इन दिस रीजन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सब जितने पॉइंट्स लिखा रहा हूं ध्यान से नोट बनाते जाओ, इसी पर क्वेश्चन आते हैं। एट हाई वैल्यूज ऑफ यू क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेंट। वैसे आगे मैथ्स करोगे अच्छे से तो और ज्यादा खुद ही ग्राफ बनाना सीखोगे, मतलब ग्राफ को इंटरप्रेट करना खुद ही आ जाएगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, बट ग्राफ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का। अरे यार ये क्या हो गया? हाँ। ठीक है, चलो 6 पॉइंट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राफ जो है इज दिस सिमेट्रिक और असिमेट्रिक? असिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, क्या है? असिमेट्रिक। दिख ही रहा है ना, एक साइड 0 है और एक साइड कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ कहां का ज्यादा है? राइट हैंड साइड में ज्यादा है मैक्सिमा के कि लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो कहीं पैरेलल आके बना देना, कहीं पैरेलल जाकर टच कर रहा होगा। सबको समझ में आया? यस। ग्राफ थोड़ा असिमेट्रिक है, ग्राफ उतना सिमेट्रिक इन नेचर नहीं है। अच्छा, यूएमपीएस कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे। मैक्सिमा मिनिमा वाला कंसेप्ट। हाँ, तो अगर तुम लोग को मैक्सिमा मिनिमा आता है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? डी बाई डी यू ऑफ e raised to minus mu square by 2RT into u square। इसको 0 करना है। सॉल्व करके देखोगे, ये तो शायद कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो ना सर √2RT by m। RT by m। हाँ, तो ये आएगा √2RT by m। तो ग्राफ से ये पता चलता है स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसी ग्राफ से कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। अब इसका तो मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं आता होगा। सर इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाय n। इतना खतरनाक इंटीग्रेशन आता है तो अलग बात है, लेकिन हाँ बोलो। हाँ, एम मतलब हाँ मोलर मास। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ यू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बेसिकली? अगर ऐसे मालूम हो तो कैसे निकालते थे? तुम लोग को कैसे मालूम है? u1 इंटू n1 u1 प्लस u2 इंटू n2। सर ये n तक और डिवाइडेड बाय समेशन। डिवाइडेड बाय n, ऐसे निकालते हैं ना एवरेज स्पीड? डिवाइडेड बाय यस सर। हाँ सर। सर ये नहीं समझाइए कैसे? अरे सर ये सेंटर ऑफ मीन वाले से ना।
इधर देख, मान ले मैं बोलूं तेरे को कि एक सैंपल में 10 मॉलिक्यूल है, एक का स्पीड 1 1 2 3 4 4 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक का 9। बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या होगा आंसर? 1 + 1 करेगा, 1 + 1 सबका सम बाय 10 करेगा ना। यस सर। तो 1 स्पीड से चलने वाले कितने हैं? 2। 2, तो 2 × 1। 2 से चलने वाला कितना है? 2 + 3 + 3 × 4 करेगा। अच्छा हाँ सर, वैसे ठीक है सर। वही तो है सर लिमिट इन्फिनिटी नहीं ना, n होना चाहिए ना। किसमें किसमें? नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी। ओके, स्पीड के लिए है इसलिए। अब इसका करना मत, लेकिन एक्चुअली में एवरेज स्पीड समझ में आया ना, ऐसे ही निकालते हैं ना। हाँ सर। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है वैसे बताओ तो? कुछ अंतर दिख रहा है? देखो एक्चुअली में है क्या ना, आप लोग जो एवरेज इनफिनिट स्पीड डेसिबल के निकालते लिए। ना ना, Sir, वो average एवरेज speed is greater than maximum probability. ना 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 ना, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही एवरेज निकालने का तरीके हैं, दोनों एवरेज। ये जो तरीका है, ये तरीका एकदम में एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, पकड़ पा रहे हो, मैथमेटिक्स एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस कर रहा है। ये फॉर्मूला आप लोग बच्चे में सीखे हो, बच्चे में यही सीख कर आए हो ना यार। एवरेज टेंथ में तो यही बताया, इंटीग्रेशन तो बताया ही नहीं होगा। एवरेज मार्क्स निकालना, सर सबका मार्क्स निकालिए एवरेज कर दीजिए। ये फॉर्मूला तब लगता है जब डिस्क्रीट होता है। लेकिन मान लो अगर मार्क्स कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस समझते हो? कंटिन्यूअस का Yes, sir. मतलब इस स्पेस पॉइंट में कोई पर्टिकुलर छूटा नहीं हो, कुछ नहीं छूटा हो, तो क्या तुम लगा सकते हो क्या UN1 + UN2? तब तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना। हाँ सर, सर लास्ट 2 फिजिक्स क्लास में यही किया। मास, हाँ ये, सेंटर ऑफ मास के लिए हाँ स्टार्टिंग में डिस्क्रीट था और फिर कंटीन्यूअस बॉडी किया। कंटिन्यूअस था, यस। तो इसे देखो कंटिन्यूअस के लिए काम करता है। देखो मैथ्स ने, इसीलिए दोनों ही एवरेज निकालने के तरीके हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, काइनेटिक थ्योरी क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला, दुनिया में ऐसे समझो कि जितना भी स्पेस, जितना भी कोऑर्डिनेट मौजूद है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल चल रहा है, तुम नंबर लाइन को भर दो, कोई नंबर लाइन को गैप छोड़ो ही मत, तुम नंबर लाइन को भर दो, पूरा कंटिन्यूअस बना दो, तो फिर कैसे निकालेंगे एवरेज? तो यही करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वही एवरेज निकालता है। दिस इज फॉर अ कंटिन्यूअस मॉडल एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम फॉर डिस्क्रीट मॉडल। अब डिस्क्रीट तो चल नहीं रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो निकालो। समझा सब लोग? सर हम ये भी देख के बोल सकते हैं कि म्यू यू एवरेज इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन यू एमपीएस। यस यस, वो तो इसलिए मोस्ट उस डायरेक्शन में टेंड करेंगे। हाँ। चलो आगे बढ़ूं। सर यू एवरेज ना हम लोग मतलब हमारे स्कोप में नहीं है ना, मतलब निकालना उसको। हाँ मतलब हमारे स्कोप में इस फॉर्मूले से निकालना नहीं है। ये जो मैं नीचे वाला तुम लोगों को बच्चा वाला जो फॉर्मूला मालूम है, इससे निकाल ही नहीं सकते हो, बिकॉज डिस्क्रीट है ना, तो डिस्क्रीट का तो निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने बोला कैसे निकालोगे तुमको तो एक स्ट्रिप लेकर के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस है वो कोई एक कहीं एक रुका हुआ थोड़े ना है। नंबर लाइन में तुम बोलो, तुम पूछो कोई भी मॉलिक्यूल, इसका स्पीड 1.35 है, हो सकता है 1.36 हो सकता है सर, हो सकता है। नंबर लाइन मतलब इन्फिनिटी से लेकर के हर एक पॉइंट को नहीं छोड़ना है, तो कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। नहीं चल सर, आगे मैं बढ़ो। पूछ रहा था कि वो मतलब हम लोग ट्राई कर सकते हैं इंटीग्रेशन के, मतलब हमारे से होएगा ओ ही ये नहीं। वाला, नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रेशन आप लोग अभी, मेरे ख्याल से आप लोग को अभी इंटीग्रेशन नहीं आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हुआ है तो ट्राई करो, लेकिन शायद मेरे ख्याल से इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कियोगे, तो ट्राई करना। और नहीं अगर हुआ तो कोई लोड वाली बात नहीं है। बट यस, एक चीज है, वंस यू आर डन विथ योर इंटीग्रेशन इन मैथ्स, तब जरूर इसको ट्राई करना एक बार। अभी तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हो। टफ है। पता नहीं, हमको नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि तुम लोग कितना पढ़ाया गया मैथ्स, मतलब मेरे ख्याल से तो टफ है, बिकॉज जितना मुझे लगता है उतना अभी लेवल का मैथ्स नहीं पढ़ाया होगा। मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं है। हाँ अभी इंटीग्रेशन सिंपल की हो गया, तो मुझे लग रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखता हूँ। अच्छा कैलकुलेशन, हाँ ले लो, लेकिन ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। सर हो गया? हाँ सर। अच्छा, प्रीवियस पेज दिखाओ। अरे कितनी बार देखता है तुम लोग। सर आप एक्सटेंड क्लियर है? करें आज।
हाँ थोड़ा सोच रहा हूँ। अच्छा एक आरएमएस स्पीड होता है, इसको कौन सा स्पीड बोलते हैं? दिस इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आरएमएस ऐसे कैसे निकालते हैं? मतलब अगर बच्चा वाला फॉर्मूला डिस्क्रीट हो तो ऐसे सबका निकालते स्क्वायर हैं। का समेशन हाँ स्क्वायर का सबका रूट। स्क्वायर n1 u1 स्क्वायर है। हाँ चलो n1 u1 स्क्वायर कर लो, बेटर है। डिवाइड बाय क्या करेंगे? टोटल टोटल कितना? n। अच्छा इसको ऐसे कैसे निकालेंगे? कैलकुलस से कैसे निकालते हैं? तो फिर से अब ये आ गया कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जब हो जाता है तो ये हो जाएगा √3 u स्क्वायर dn का इंटीग्रेशन बाय n का रूट, एंड दिस कम्स आउट टू बी समझा? यस सर। अच्छा सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सर मतलब क्या होता है इसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड? देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड सब अलग अलग डेफिनेशंस हैं बस। इट हैज गॉट जैसा साइंटिस्ट को जैसा जो काम में आया वैसा उसने अपने हिसाब से एक एवरेज बना दिया। सब डिफरेंट टाइप्स के एवरेजेस हैं, इनका प्रैक्टिकल यूसेज है, फिजिकली तो ऐसे डिफाइन कर दिया गया। अब डिफरेंट टाइप के जैसे जैसे उनको मैथमेटिक्स में आगे जरूरत पड़ा वैसे उन्होंने कर दिया। सर रूट मीन सबसे बड़ा है ना? हाँ ये सब बड़ा, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब सबसे बड़ा √3RT/m सबका रेशियो समझ लेना, ठीक है। फॉर्मूला सबको मालूम हो गया? सर ये जो कैलकुलेशन आपने जो बोले वो सब मतलब याद रखने हैं जो फॉर्मूले? हाँ कैलकुलेशन याद रखना, कर अभी नहीं सकते हो, कैलकुलेशन याद रखना। सर एडवांस में मतलब इनके फॉर्मूला ही काम आएंगे या इनका सिग्निफिकेंस? फॉर्मूला। अच्छा ये होगा UMPS, कहीं यहां पर होगा U एवरेज ना? सर थोड़ा राइट में होगा यू एवरेज। हाँ वही U एवरेज। और ग्रीन वाला पार्ट क्या होगा? थोड़ा और आगे होगा, और आगे थोड़ा होगा, वो कौन सा पार्ट होगा तुम्हारा? URMS। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, अब कितना आगे होगा वो नहीं मालूम, मतलब दिखा रहा हूं बस कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। बोलो गेट आउट। अगर इंटीग्रेशन कर सकते हो तो करना, देखता हूं कर पाओ तो करना। हो गया सर। हो गया? 1 मिनट सर। डन सर, हो गया। हो गया। अच्छा इधर देखो। सर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं आएगा ना? हाँ उससे आ सकता है, इंटीग्रेशन में पार्ट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ूं, हो गया? नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर नोट कर लिया। अच्छा अब एक चीज बताओ, एक और पॉइंट देखते हैं, वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद टेम्परेचर। सर ये 8 पॉइंट है? हाँ जो भी पॉइंट है वो याद नहीं है मुझे। सर मैक्सिमा राइट में चला जाए। हाँ अच्छा ये ऐसा ग्राफ मान लो, ऐसा ग्राफ बन गया आप लोग का,
मान लो ये टेम्परेचर T1 केल्विन पर बना है, T2 केल्विन पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? T2 का रिलेशन क्या है T1 के साथ? सॉरी हाँ, T2 मतलब हाई टेम्परेचर सर बढ़ेगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा। लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देखो तो ऐसा बनेगा नॉर्मली, अब ध्यान से देखना, तो ग्राफ कुछ ब्रॉडन हो जाएगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बताओ? सर e रेस टू मतलब बढ़ जाएगा। नहीं, एक चीज बताओ, एरिया अंडर द ग्राफ को क्या रहना है? एरिया अंडर द ग्राफ तो कांस्टेंट है ना। तो ग्राफ क्या ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऐसा कोई ग्राफ बना सकता हूँ कि सर ये ग्राफ ऐसा बना दीजिए, येलो वाला सर बड़ा कर दीजिए, क्या कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ? एरिया अंडर द ग्राफ कांस्टेंट होगा क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब तुम्हारा ऐसा ग्राफ बनेगा। इसका मतलब एक चीज बताओ तो, जैसी मैंने स्पीड बढ़ाया इससे हुआ क्या? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू क्या हो गया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी गैस का इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ most probable speed increases, but fraction of molecules, अरे सबको समझ में आ रहा है? सर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर वेरी लेस स्पीड वो सेकंड ग्राफ में ज्यादा होंगे ना फर्स्ट ग्राफ से? हाँ, विच हैव वेरी लेस स्पीड ना। ये मेरा फर्स्ट किसको बोल रहे हो? सर रेड फर्स्ट बोल रहे हो? हाँ इसको सेकंड, हाँ ग्रीन वाले को सेकंड बोल रहे हो ना? हाँ सर। बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? डिक्रीज। देख रहे हो वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर गया है, ये पार्ट छोटा हो गया, ये पार्ट छोटा हो गया, फ्रैक्शन। T1 greater than T2 ना। हाँ, एंड दिस इज ग्राफ फॉर और अगर T1 से छोटा होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा मान लो और छोटा कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। समझा? यस सर। मान लो इसको T3 मान लेते हैं, तो सबसे बड़ा कौन यार? T2। बोलो। अच्छा, as temperature increases, fraction of molecules having lower speed क्या होता है बताओ? Increases. Having lower speed decreases ना, higher speed increases ना। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना। ग्राफ को पढ़ने आ रहा है? ग्रीन और रेड का देखो तो, इसी पॉइंट पे देखो ना, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसी पर्टिकुलर स्पीड का पहले रेड वाला पॉइंट था फ्रैक्शन, अब वो कम हो गया है ना थोड़ा, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। और लॉजिकल भी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी ना किसी सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कुछ हद तक तो बढ़ेगा ही, सभी का बढ़ेगा। सबको समझ में आया इला? यस सर। सर हाँ सर, ये अभी तक ये 2 पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए। मतलब कौन से पॉइंट बता, कौन सा? UMPH इंक्रीज करेगा तो सिर्फ मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर क्यों घट रहे? क्योंकि एरिया को तो कांस्टेंट होना है ना।
मतलब खाली एरिया से फिर आपने कंपेयर हाँ, एरिया ऑफ द ग्राफ तो यूनिटी है ना, वो तो कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द ग्राफ हैज टू बी कांस्टेंट। तुम ग्राफ बना ही नहीं सकते हो, तुम ऐसा ग्राफ बना ही नहीं सकते हो कि सर ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो चला जाए ऊपर, बना ही नहीं सकते हो। उसका वाई कोऑर्डिनेट को नीचे आना ही पड़ेगा, तुम एरिया को कांस्टेंट ही रख सकते हो। वो जो पहले दिखाया, करके देख ले। एरिया अंडर ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इन ऑल केसेस इज यूनिटी। यूनिटी, कांस्टेंट है। अब समझा कैसे करना है? यस सर। सर वो दूसरा पॉइंट एक बार समझाओ, नीचे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लोअर स्पीड है। खुद ही ग्राफ दे, रेड और ग्रीन को देख, रेड और ग्रीन को देख। मान लिए 0.1 मीटर पर सेकंड का ग्राफ है, तो 0.1 से चलने वाले जो ग्रीन वाले हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट कम है ना, मान लो ये 2 है ये वैल्यू, और रेड वाला देख तो उसका कोऑर्डिनेट मान ले 5 है। तो 0.1 से चलने वाले टेम्परेचर T1 पर कितने थे? 5। यस। और पॉइंट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया 0.1 से चलने वाले अब टेम्परेचर T2 पे कितने हो गए? 2। तो फ्रैक्शन कम हो गया ना? हाँ सर। होना ही है। क्यों? बिकॉज तुम एनर्जी दोगे तो सभी मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ेगा, तो जिनका स्पीड बढ़ा सबका कुछ ना कुछ तो सभी का बढ़ा। तो लोअर वाले रीजन वाले भी थोड़े शेयर हो गए, बोले अरे एनर्जी मिल गया है, मुझे भी एनर्जी मिल गया, मैं भी अब लो स्पीड वाले पे नहीं रहा, तो फ्रैक्शन कम होगा। समझा? यस सर। हो जाए तो बोलना। आंसर हो गया। अच्छा, ये भी लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज वाइडर एट अ हायर टेम्परेचर। लिख लो एक लाइन। दिख रहा है ना कर्व क्या हो रहा है? ब्रॉडन हो रहा है ना हायर टेम्परेचर पे। हो गया? नहीं सर, एक सेकंड। चलो आगे बढ़ो। सर एज टी डिक्रीजेस होगा ना? हैविंग लोअर स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ किस में? मैंने सर सेकंड वाले में एज टी डिक्रीजेस हो। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक तो है? और हैविंग हायर स्पीड वाले इंक्रीज करते हैं। ओके सर। क्या ठीक है ना? यस। आंसर। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और देखो, एक बार वेरिएशन दिखाओ ना। अच्छा, वेरिएशन विथ मॉलिक्यूलर मास। बताओ कैसा होगा इसका ग्राफ? सर as molecular mass decreases, average speed मतलब RM ऑपोजिट पहले वाला। opposite to T हो जाएगा। और ये है तुम्हारा U। मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये एक टेम्परेचर T1 पर है, T पर M1 है। अगर M2 बढ़ा देंगे तो क्या होगा बताओ? सर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा।
समझा? M2 क्या होगा? M1 से बड़ा कि छोटा? M2 greater than M1. और अगर M3 थोड़ा छोटा है तो कैसा रहेगा? राइट साइड शिफ्ट होगा। Flat. ये क्लियर हुआ सबको? क्या यहां तक क्लियर है सबको? सर प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर जैसा ग्राफ मिलेगा ना, मतलब एक तरह से टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो आज ये टॉपिक आप कंप्लीट करके छोड़ोगे ना? हाँ वैसे कंप्लीट हो गया है लेकिन अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T किसके बराबर होगा? लिख सकता हूँ ये लाइन, देखो तो। ये लाइन देखो तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो तो लिख सकता हूँ। यस सर. रॉन्ग है क्यों? सर रॉन्ग है करेक्ट है सर. करेक्ट है सर करेक्ट है करेक्ट है सर। ना? सर दोनों डबल सर क्योंकि T किस by पे M डिपेंड? कांस्टेंट है. हाँ सर देखो तो देखो अच्छा जनरल अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला देखो तो, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? सर तो ये चेक करने के लिए तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ तो पूरा फॉर्मूला मत याद रखो, इतना तो याद रखो कि किस पर फैक्टर्स डिपेंड करता है, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। याद ही कर लेते हैं। हाँ कर लो। सर और DN वाला, मतलब DN वाले में भी याद रखना, मतलब कर लो अगर करना है तो यार। याद क्या, हम तो ऐसे तो ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सब तो आ ही सकता है। सर T by M होगा ना? हाँ वही मतलब T by M या M by T जो भी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस रेशियो पर ही डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड तो इस रेशियो पर ही कर रहा है ना। यस सर. यस सर डन। हो गया। और सर यहाँ भी वो सारे पॉइंट्स है ना कि एट हाई व्हेन एट हायर मासेस speed low fraction of molecules with low speed is higher. बस उल्टा बोल देना, बस वही। ठीक है, हो गया सर। हो गया। हाँ सर। Sir, at same temperature or UMPS of H2 will be highest, right? UMPS of SO2 किसका? H2. हाँ यस, SU आता तो
अच्छा अब इधर देखो, अगर कर्व ऐसा होता, इसमें यूएमपीएस और यू एवरेज का रेशियो क्या होता? सेम होता। सेम होता सर। ये सेम होता। सर बट ये पॉसिबल है ना, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अगर नंबर। हैड द कर्व, हाइपर बना दिया गया है, अगर हैड द कर्व, यूआरएमएस कहाँ रहता? मतलब मैं यूएमपीएस किसको मार्क करता? जहाँ यू एवरेज है वही पे। यही यूएमपीएस है। इसी को क्या मार्क करता? यू एवरेज। यूआरएमएस कहाँ मार्क करता? सर उधर ही। सर उधर ही। क्यों, राइट में कि लेफ्ट में कि उधर ही? सर थोड़ा राइट में होगा ना। सोचो क्या होगा। सर थोड़ा सा राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। हाँ सर, राइट पे रहेगा। क्यों? सर बिकॉज सर बिकॉज ऑफ स्मॉल यू। बड़ा है वो। यू ज्यादा बड़ा आएगा तो यू स्क्वायर में यूआरएमएस का न्यूमरेटर बढ़ेगा ना सर। यूआरएमएस राइट में रहेगा। कैसे सर? अच्छा मान ले दो स्पीड, मान ले दो ही पार्टिकल्स है, मान ले दो पार्टिकल्स है, इसका स्पीड भी मान ले, इसका स्पीड भी मान ले, ठीक है? Yes. मान लो v इज इक्वल टू यू एमपीएस माइनस एक्स, और ये v क्या है और दूसरा v क्या है? सॉरी, एक v1 मान ले, एक v2 मान ले, और एक v2 क्या मान ले? मान सकता हूं? Yes. दो ही पार्टिकल्स है मान ले। आरएमएस स्पीड कैसे होगा इन दोनों पार्टिकल्स का, बताओ बताओ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ये कैसे ले सकते हैं बताओ? सर एक्स स्क्वायर ज्यादा आ जाए। यू एमपीएस होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये आप समझ में आया कि यू एमपीएस से थोड़ा ज्यादा ही होगा। अरे समझा? Yes. हाँ सर। और वैसे भी मैथमेटिक्स में आगे इनइक्वालिटीज हुआ है तुम लोग का? सर अभी जस्ट चालू हुआ है। हाँ, तो इनइक्वालिटीज, आरएमएस ग्रेटर देन एम। हाँ उसमें भी आएगा, करके देखना ये सब चीज, ये सब चीजें देखना। और दिस वाज जेई एडवांस 2020 का पेपर का क्वेश्चन, मतलब इसी साल का। और क्वेश्चन देख रहे हो कितना अच्छा पूछा है, क्वेश्चन कितना अच्छा, वो प्लॉट करने बोला था, बताओ यूआरएमएस कहाँ होगा, यूएमपीएस कहाँ होगा, यू एवरेज कहाँ होगा। रट्टा मार के चले जो कर रहे थे तब तो एकदम लिख दोगे, वो भी ऑप्शन था वो जो हम लोग करते आए हैं, यू 2RT/m, 3RT/m, 8RT/m, वो ऑप्शन मार दिए गए। उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बोला अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है तो बताओ क्या होगा। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिकल है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड तो सेम ही पॉइंट रहेगा, लेकिन आरएमएस अभी भी थोड़ा आगे शिफ्ट रहेगा। सबको क्लियर है? हाँ सर।
सर गैस लॉज वैसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं गैस लॉज पे एडवांस में। हाँ सभी पे आता है, इस पे भी आता है, देखो इस पे भी आया हुआ। ये नोट कर लिया सब लोग? हाँ ग्राम का फल। चलो आज के लिए तो हो गया इतना। कल क्या करना है तुम लोग का? लेकिन अभी एक पार्ट बाकी है। थियरी कंटिन्यू कर रहे हैं सर कल डाउट है केमिकल बॉन्डिंग के, आपने बोले थे वीकेज S1 के। हाँ बोलो कौन सा? हाँ कल क्या करना है हम लोग का? थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा इसको पढ़ के आना। कल हम लोग क्या डाउट्स ही लेंगे ना? सर कंटिन्यूएशन